Hello, dear students. As we have started our next chapter of fundamentals of marketing, that is marketing environment. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मार्केटिंग इन्वायरमेंट का कंसेप्ट क्लियर किया था इन विच आई हैव टोल्ड यू अबाउट द वेरियस माइक्रो मार्केटिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. नाउ कंटिन्यूइंग द सेम टॉपिक, टुडे आई विल डिस्कस विद यू सम मैक्रो मार्केटिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैक्रो मार्केटिंग इन्वायरमेंट? मैक्रो मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है? इट मीन्स अ सेट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स और फोर्सेस विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द कंपनी. और ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं कंपनी की जो डेवलपमेंट है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं. तो आइए डिफरेंट मैक्रो मार्केटिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी साथ के साथ स्टडी करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आता है डेमोग्राफिक environment. Demographic environment, what is this? The demographic environment, basically it refers to human population characteristics that surrounds a firm or a nation जो कि एक मार्केट को अफेक्ट करती है. इसमें आते हैं मेनली पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, एज ग्रुप, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन एक्सेट्रा. और ये कहीं ना कहीं ह्यूमन पॉपुलेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट अफेक्ट द फर्म. अगर मार्केटर टारगेट मार्केट के डेमोग्राफिक फीचर्स को स्टडी करता है देन ही विल इजीली बी अंडरस्टैंड द प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर डिमांड. वो इजीली अंडरस्टैंड करेगा कि क्या प्रोस्पेक्टिव डिमांड है कंज्यूमर की, एंड एज वेल एज जो मार्केट पोटेंशियल्स हैं उनको भी वो इजीली एनालाइज कर सकता है. साथ ही साथ ये फीचर हेल्प करता है कंपनीज को इन द सेगमेंटिंग द मार्केट. जब वो मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर हेल्प करता है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट. ठीक है. लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में रहने के लिए एक मार्केटर को अच्छा कम्युनिकेशन रखना चाहिए कंज्यूमर के साथ, एंड मोर ओवर ही शुड एंटिसिपेट देयर प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व आउट देयर कंप्लेंट्स ऑल्सो. अब डिफरेंट कंज्यूमर्स की डिफरेंट नीड्स होती हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो जो ये ज़रूरी हो जाता है एक मार्केटर्स के लिए स्टडी करना कि कम जो हमारी डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट है वो किस तरीके का है, व्हाट आर द वेरियस फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. क्लियर. सो विदाउट नोइंग द डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट एक मार्केटर अच्छे से अपने प्रोडक्ट को मार्केट भी नहीं कर पाता है, मतलब उसकी मार्केटिंग भी अच्छे से नहीं कर पाता है अगर वो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट को स्टडी नहीं करता है. सेकेंड वन आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, व्हाट डज दिस मीन? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मीन्स दैट इकोनॉमिक फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बाइंग हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर. मतलब कि उनकी जो इनकम है वो कितनी है और वो कितना स्पेंड कर सकते हैं, व्हाट आर द कंज्यूमर पैटर्न्स. ठीक है. व्हाट इज देयर बिहेवियर. ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो कि एक फर्म की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं. और इसमें जो डिफरेंट फैक्टर्स की अगर हम बात करें कौन कौन से आएंगे इन्वायरमेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में फैक्टर्स, लाइक इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई, प्राइस लेवल, कंज्यूमर का क्रेडिट एक्सेट्रा. दीज आर द कुछ मार्केटिंग इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइएस्ट इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज किया जाए, इट विल एडवर्सली अफेक्ट द रियल एस्टेट मार्केट, एंड ऑल्सो जो कंज्यूमर है ड्यूरेबल सेल करते हैं कंपनीज, उनको भी अफेक्ट करेगा. क्योंकि अब जैसे हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करते हैं, जैसे कार, स्कूटर, एसी, टेलीविजन, ये लोग जो है इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं. अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा दे विल नेवर परचेज दैट. ठीक है. तो ये कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं एक एनवायरनमेंट की परफॉर्मेंस, सॉरी, एक कंपनी की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं. सो दीज आर ड्यू टू द चेंजेस इकोनॉमिक कंडीशन. इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होती है? मतलब एक इकोनॉमिक कंडीशंस जो है हमारी इकोनॉमी में जो डिफरेंट कंडीशंस प्रिवेल हो रही हैं उनमें अगर कोई चेंज हुआ, इट विल नेगेटिवली अफेक्ट द मार्केटिंग सिस्टम. तो इकोनॉमिक कंडीशन जो है उनको स्टडी करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर मेकिंग एन इफेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम. अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है देन इट विल इंक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ विच इन टर्न्स इंक्रीजेज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई अल्टीमेटली जो लोगों की इनकम है वो भी क्या होगी? ज़्यादा होगी. अगर इनकम ज़्यादा होगी तो वो स्पेंड भी ज़्यादा करेंगे. सो वी कैन से दैट अल्टीमेटली सच ग्रोथ विल लीड्स टू द मार्केटिंग बूम इन द मैनी इंडस्ट्रीज, मैनी इंडियन इंडस्ट्रीज. तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हमें इकोनॉमिक कंडीशंस को भी स्टडी करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस में अगर कोई चेंज आया, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कोई चेंज आया, इट विल नेगेटिवली अफेक्ट द फर्म. तो इसको टाइमली एनालाइज करना, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, डिफरेंट फैक्टर्स को जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंडर आते हैं, डिफरेंट कंडीशंस, उनको टाइमली स्टडी करना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक मार्केटर के लिए. नेक्स्ट थर्ड आता है सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट.
सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट मीन्स द सोशल एंड कल्चरल चेंजेस या फैक्टर्स जो एक वैल्यू सिस्टम जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का या सोसाइटी का कह सकते हैं, उसको अफेक्ट करता है। सच चेंजेस आर लाइक, अगर हम सोशल चेंजेस की बात करें तो लाइक कास्ट स्ट्रक्चर, जो मोबिलिटी है लेबर की, कस्टम एंड कन्वेंशंस, कल्चरल हेरिटेज, लाइफस्टाइल, सोशल वैल्यूज, बिलीव्स, लोगों के व्यूज टुवर्ड द साइंटिफिक मेथड्स, ये कुछ है सोशल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं। अगर हम कल्चरल फैक्टर्स की बात करें तो कल्चरल डिफरेंसेस लाइक रिलीजन, लैंग्वेज, फूड हैबिट, ड्रेस कोड, फेस्टिवल, कंज्यूमर की एस्पिरेशंस, ये होते हैं हमारे कल्चरल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एक बिजनेस को। ठीक है, तो सोशल एंड कल्चरल फैक्टर दोनों ही एक बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं, जो बिजनेस का परफॉर्मेंस है, उसको अफेक्ट करते हैं। एंड इनकी वजह से ही हम कह सकते हैं कि सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट की वजह से ही जो बिजनेस फर्म्स हैं वो लॉन्ग रन में अफेक्ट होते हैं, क्योंकि जो अब हमारी सोसाइटी है वो एवर चेंजिंग है। न्यू डिमांड्स अगर क्रिएट होती हैं तो ओल्ड वंस का तो पता ही नहीं चलता, वो एब्सोलीट हो जाती हैं। तो मार्केटिंग मैनेजर के लिए ये ज़रूरी हो जाता है दैट ही शुड प्रिपेयर डिफरेंट मार्केटिंग प्लान्स अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी, ताकि जो डिफरेंट सोशल डिमांड्स हैं उनको हम मीट आउट कर सकें। ठीक है, और इसके अलावा सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं लाइक चेंजेस इन आवर लाइफ स्टाइल्स एंड सोशल वैल्यूज। अगर वुमेन की रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो उसका वो रोल जो है वो चेंज हो रहा है, इट विल ऑल्सो अफेक्ट द फर्म। साथ ही साथ जो क्वालिटी ऑफ गुड्स है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है इंस्टेड ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। तो ये डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स और सोशल वैल्यूज़ में जो चेंज आया है उसकी वजह से जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है उस पर कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा कुछ ऐसी सोशल प्रॉब्लम्स हैं लाइक लोग जो हैं अब जागरूक हो गए हैं रिगार्डिंग द पॉल्यूशंस, दे नीड सेफ्टी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स एंड दे ऑल्सो नीड दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड परफॉर्म देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सोशली एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए अगर उस फर्म को जो है एग्जिस्ट करना है मार्केट में। तो इसके अलावा लोग जो है वो जागरूक हो रहे हैं, दे आर देयर डिमांड आर राइजिंग बिकॉज ड्यू टू द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, लेवल एजुकेशनल लेवल जो है कंज्यूमर का वो इंक्रीज हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि साइंटिफिक और टेक्निकल प्रोग्रेस जो हो रही है या साइंस या टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हो रही है उसकी वजह से भी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं एक मार्केटर को ध्यान में रखने होते हैं, क्योंकि जो सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट है वो एक तरीके से एक कोड ऑफ कंडक्ट बना देता है एक बिजनेस के लिए, जो उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो एक तरीके से फॉलो नहीं करता है तो अल्टीमेटली इट्स एग्जिस्टेंस इज इन डेंजर। ठीक है, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में है। इसके अलावा जो लोग हैं दे एक्सपेक्ट कि जो फर्म्स हैं वो फॉल्टी और अनसेफ प्रोडक्ट्स ना प्रोवाइड करें, जो एडवर्टीजमेंट दें वो ट्रुथफुल दें, और साथ ही साथ कुछ ऐसी वारंटीज दें जो मिसलीडिंग ना हो, अनसपोर्टेड ना हो। इसके अलावा कुछ ऐसे और भी ज़्यादा कह सकते हैं कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम द फर्म्स, जो एक मार्केटर जो है स्टडी करे टाइमली सोशल कल्चर इन्वायरमेंट को, तो वो इजीली जो है वो कंज्यूमर के नीड्स और वांट्स को स्टडी कर सकता है। मतलब ये डिफरेंट सोशल वैल्यूज का जो अफेक्ट है वो कम पड़ सकता है बिजनेस पे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट में इकट्ठे ही बता रही हूँ बेटा। फोर्थ आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड फिफ्थ वन इज द लीगल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट जो है कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस फर्म्स को जो ये फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर एज वेल एज द लीगल फैक्टर्स, इन फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं एक फर्म की को एडवर्सली अफेक्ट करता है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट माने कि डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे कि पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं, यानी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है और क्या वो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रही है, व्हाट इज इट्स एफिशिएंसी, उसका पर्सपेक्टिव क्या है टुवर्ड्स द बिजनेस और टुवर्ड्स द मार्केटिंग। ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं एक फर्म को अफेक्ट करते हैं। अगर हम लीगल फैक्टर्स की बात करें, लीगल फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, लेजिस्लेशंस जो हैं वो बनाए गए हैं बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, रिगार्डिंग द सोसाइटी वेलफेयर। क्लियर? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो लीगल फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो यानी हम पॉलिसीज़ की, प्लान्स की बात कर रहे हैं, यानी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ होती हैं
जो कंट्री की, उस नेशन की, या हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ कैसी हैं। तो ये डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको कहीं न कहीं, क्योंकि अगर इनमें कोई चेंजेस होता है तो एडवर्सली वो कंपनी की मार्केटिंग पॉलिसीज़ और प्लान्स को अफ़ेक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, ठीक है? वो मार्केटिंग की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए जो है डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगा दी, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो क्या करेंगी, हमारी बिज़नेस फर्म्स को अफ़ेक्ट करेंगी, क्योंकि वो बाहर नहीं जाकर जो है एक तरीके से बिज़नेस नहीं कर सकती, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स पर वो बैन लगा देती हैं गवर्नमेंट्स, कि जो कंपनीज़ जो हैं वो सेल आउट करती हैं, तो उनके लिए भी खतरा है एक तरीके से पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं कि जो ध्यान में रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि क्या चेंजेस होने वाले हैं हमारे लीगल फ्रेमवर्क में, क्या चेंजेस होने वाले हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के एंटर होने से उस कंट्री में, ठीक है? कौन सी करंट गवर्नमेंट है और वो उसका पर्सपेक्टिव क्या है रिगार्डिंग द बिजनेस, ठीक है? तो ये चीज़ें ऐसी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली होती हैं बाय द मार्केटर। तो मार्केटर जो है ही शुड कीप इन माइंड द पब्लिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड लॉज ऑफ लैंड व्हाइल प्रिपेयरिंग द मार्केटिंग प्लान्स, पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज। क्योंकि अगर लीगल और पॉलिटिकल इंटरवेंशन हुई इन द मार्केटिंग एंड बिजनेस एक्टिविटीज, तो ये बेसिकली जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और आज के टाइम पर अगर हम देखा जाए, आज के टाइम पे, आज की डेट पे, तो ये जो पॉलिटिकल और लीगल इंटरवेंशन है इन द बिजनेस, ये कॉमन फैक्टर बन चुका है, ठीक है? तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक मार्केटर के लिए कि वो डिफरेंट जो है लॉज हैं या डिफरेंट पॉलिसीज हैं बाय द गवर्नमेंट, उनको ध्यान में रखे वाइल फ्रेमिंग द फर्म मार्केटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। क्लियर? अ, इसके अलावा गवर्नमेंट जो है हर कंट्री में लॉज क्यों बनाती है? सबसे पहले तो ताकि वो जो कंज्यूमर है, वो सोसाइटी जो है उसको प्रोटेक्ट कर सके, साथ ही साथ मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट कर सके, और कंपटीशन, फेयर कंपटीशन को प्रमोट कर सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, इट हैज़ एनेक्टेड वेरियस रूल्स, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स रिगार्डिंग द मार्केटिंग प्लान्स, पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज ऑफ द इंडस्ट्रियल और वी कैन से बिजनेस एंटरप्राइजेस, कि इनके रिगार्डिंग वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, डिफरेंट एक्ट्स बनाए गए हैं, जैसे कि एमआरटीपी एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। ये एक्ट क्यों बनाए गए हैं? ताकि कंज्यूमर को, ये सोसाइटी को जो है अ, एक तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके, और साथ ही साथ बिजनेस के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क सेटअप किया जाए। क्लियर? और फॉर एग्जांपल 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था फॉर द क्लोजर ऑफ आयरन फाउंड्रीज। जो आयरन कंपनीज हैं उनको बेसिकली बंद करने के लिए कहा था उस एरिया से जहां पर ताजमहल सिचुएटेड है, क्योंकि इट इज अफेक्टिंग द ब्यूटी ऑफ ताजमहल, ठीक है? एयर पॉल्यूशन की वजह से ताजमहल की जो ब्यूटी है उस पर कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने ये रूल जो है पास किया। तो इसी इसी कारण कहा जाता है कि जो डिफरेंट कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, एंटरप्राइजेस होते हैं, दे शुड लुक इनटू द लीगल एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री, ठीक है, बिफोर सेटिंग अप द एंटरप्राइज देयर। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होती रहती है, यानी डिफरेंट मैथड्स, टेक्निक्स फॉर यूजिंग वेरियस प्रोडक्ट्स, फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस प्रोडक्ट्स, और वी कैन से कि जो नए नए इन्वेंशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है एक मार्केटिंग के इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, एक फर्म के इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी का मतलब है चेंज इन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चेंज, कॉस्ट एंड क्वालिटीज में चेंज। तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में चेंज आते हैं रिगार्डिंग द मार्केटिंग, ठीक है? तो टेक्नोलॉजी एक मेजर इफेक्टिव फोर्स है हर बिजनेस और इंडस्ट्री में, जिसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक नई डेवलपमेंट जो है एक नई इंडस्ट्री को एग्जिस्ट कर सकती है, और साथ ही साथ जो पुरानी इंडस्ट्रीज हैं उनको जो है मार्केट से बाहर निकाल सकती हैं, या उनको ऑब्सोलीट करार दे सकते हैं उनके प्रोडक्ट्स को। क्लियर? तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट्स का जो लाइफ साइकिल है वो भी क्या होता रहता है, कम होता रहता है, मतलब कि वो भी अफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं की वजह से ही जो ब्लैक एंड वाइट टीवी है वो अब क्या यूज होते हैं, कलर टीवी यूज होते हैं। ऐसे ही अगर हम कह सकें कि जो नई नई इन्वेंशन की होने की वजह से अब जो है अब लोग टीवी कम देखते हैं, मोबाइल फोन्स में यानी इंटरनेट पर ज़्यादा सर्च आउट करते हैं, फिर सीरीज देखते हैं, ठीक है? तो ये जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ही हुआ है, और कहीं ना कहीं जो बिजनेसेस हैं वो इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की
वजह से ही अफेक्ट होती हैं, उनकी जो प्रोडक्ट है, उनके जो पॉलिसीज़ हैं वो कहीं न कहीं अफेक्ट होती हैं। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो कंज्यूमर की लाइफ़स्टाइल में भी चेंज लाते हैं और उनके कंज़प्शन पैटर्न में भी चेंज लाते हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो नए-नए प्रोडक्ट की डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। दे नीड वेल गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्लियर? इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट की वजह से जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है फर्म की, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। जैसे प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, पैकेजिंग, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मार्केट रिसर्च एंड मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स, इनमें जो है वो चेंजेस आता ही आता है ड्यू टू द एनी टेक्निकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो मार्केटर जो है वो टाइम टू टाइम जो है एक तरीके से कंटिन्यूटी में रिसर्च करे, कंटिन्यूटी में डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को ध्यान में रखे, ताकि वो जो अपनी मार्केटिंग प्लान से प्रोसीजर्स हैं या जो अपना प्रोडक्ट बना रहा है वो एज पर चेंजिंग इन्वायरमेंट ही बनाए। क्योंकि अगर वो चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडेप्ट नहीं करेगा देन ही विल नॉट बी एग्जिस्ट इन द मार्केट, वह मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट आता है कॉम्पिटिटिव फोर्सेस एंड कंज्यूमर डिमांड। इन दोनों ही पॉइंट्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर भी मैं ब्रीफ में एक बार बता देती हूँ कि ये फैक्टर्स जो होते हैं, कंपटीशन यानी कंपिटिटर्स की बात हो रही है, और कंज्यूमर की डिमांड यानी उसके जो नीड्स एंड प्रेफरेंसेस में चेंज आ रहा है, जो उसके टेस्ट में चेंज आ रहा है ड्यू टू वेरियस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो उसकी वजह से बिजनेस पर कैसे अफेक्ट होता है। तो यहाँ पर अगर हम कम्पिटिटिव फोर्सेस की बात करें तो ये जो फैक्टर्स होते हैं यानी जो कंपिटिटर्स होते हैं, दे इवेंचुअली अफेक्ट द कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। तो इनको एंटिसिपेट करना, इनके डिफरेंट मूव्स को एंटिसिपेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मार्केटर जब भी कंपिटिटर्स को एनालाइज करे, उनके व्यू पॉइंट्स को कह सकते हैं टुवर्ड्स द कंज्यूमर क्या है, तो उनके प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स जो वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी और फीचर्स क्या हैं, क्या नया लेकर आ रहे हैं वो, और साथ ही साथ जो डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज वो फॉलो कर रहे हैं, उन पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर टाइमली ध्यान नहीं दिया यानी आपका प्रोडक्ट जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएगा और आपका मार्केट शेयर भी रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा कंज्यूमर डिमांड की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर डिमांड जो है वो एवर चेंजिंग है, अनप्रेडिक्टेबल है, इमेजरेबल है। क्योंकि मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट ये कहता है कि कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को ध्यान में रखना चाहिए, दैट शुड बी द मेन गोल। कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो मेन गोल होना चाहिए। तो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ड्यू टू द एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, क्योंकि अगर हम कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को नहीं टैकल कर पाएंगे तो अल्टीमेटली हम मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड जो है वो चेंज हो रही है। तो चेंजिंग पैटर्न को फॉलो करके ही मार्केटर जो है मार्केट में एग्जिस्ट कर सकता है, तभी वो कंज्यूमर के डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना सकता है और उसको सेटिस्फाई कर सकता है। तो ये दोनों ही फैक्टर, कंपटीशन एज वेल एज कंज्यूमर, इन दोनों ही फैक्टर्स को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके जो डिफरेंट मूव्स हैं, क्या नीड्स, क्या वांट्स, क्या चेंजिंग पैटर्न्स जो हैं ये फॉलो कर रहे हैं, तो इन चेंजिंग पैटर्न्स को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक मार्केटर के लिए, एक फर्म के लिए, ताकि वो मार्केट में एग्जिस्ट कर पाए। लास्ट मैक्रो मार्केटिंग इन्वायरमेंट फैक्टर आता है इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, या हम कह सकते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, वेयर द पीपल लिव, लर्न, वर्क एंड प्ले, और वी कैन से दैट दैट पार्ट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट दैट प्योरली इंक्लूड्स फिजिकल फैक्टर्स, जिससे एक बिजनेस जो है वो सराउंड होता है। अब हमारा बिजनेस कहाँ इस्टेब्लिश होता है, सोसाइटी में, तो सोसाइटी की तरफ भी उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। ठीक है, कि वो जो ह्यूमन रिसोर्सेज या हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज वो यूज़ कर रहा है उस सोसाइटी के, उन पर भी वो ज़्यादा ध्यान दे, मतलब उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे, साथ ही साथ डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। ठीक है, और गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट चीपर रेट पर प्रोवाइड करे टू द अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ दैट सोसाइटी। क्योंकि अगर वो ऐसा काम करेगा, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईजिली फुलफिल करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो कंज्यूमर है उसका प्रोस्पेक्टिव जो है रिगार्डिंग दैट फर्म वो अच्छा होगा। ठीक है, वो उसी के प्रोडक्ट्स को जो है वो बाय करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे शुड फोकस ऑन कि कैसे हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने सोसाइटी का जो इन्वायरमेंट है यानी हमारा जो सोसाइटी का कंप्लीट इन्वायरमेंट है उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड इसी के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, दे हैज़ इंट्रोड्यूस इको मार्क फॉर इको मार्केटिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। यानी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो बहुत
बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। तो ये थे कुछ आपके मैक्रो मार्केटिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो अनकंट्रोलेबल हैं, बट अगर कंटिन्यूटी में रिसर्च की जाए, कंटिन्यूटी में स्कैनिंग की जाए इन्वायरमेंट की, तो इन अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल भी किया जा सकता है। इनके इफेक्ट को हम मिनिमली कह सकते हैं कि कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि ये ज़्यादा एडवर्सली हमारे फर्म को अफेक्ट ना करे। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक स्कैनिंग ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। अब डिफरेंट फैक्टर्स हमने पढ़े जो मार्केटिंग फर्म को अफेक्ट करते हैं, जिनको कंट्रोल करना भी पॉसिबल नहीं है। बट मार्केटर अगर इनको कंट्रोल नहीं कर सकते पर स्कैन तो कर सकते हैं, विच मीन्स अगर इन चेंजेस को पहले ही एनालाइज कर लिया जाए थ्रू वेरियस कंटेनर्स मार्केटिंग रिसर्च एंड यूजिंग वेरियस डिफरेंट वेज और टेक्निक्स ऑफ स्कैनिंग, तो फर्म्स जो हैं इनके जो चेंजेस हैं, इनके जो वर्स इफेक्ट्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर सकते हैं। So, environmental scanning is basically a process in which an organization collect various information about the present marketing environment and try to predict the future. फ्यूचर चेंजेस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती है, विच मीन्स वी कैन ऑल्सो से दैट कि जो अपनी डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है वो फ्यूचर के लिए बनाए, ताकि जो वर्स अफेक्ट होने वाला है इन चेंजेस की वजह से उसको हम मिनिमाइज कर सके, उनको उसको रिड्यूस कर सके। ठीक है। अब यहाँ पर जो मार्केटिंग स्कैनिंग की अगर हम बात करें कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट को स्कैन किया जाए, तो डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्वॉट एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्रीज, एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस लिए जाते हैं, या हम कह सकते हैं सैप स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोफाइल, ये मेथड यूज़ किया जाता है, ई टॉप मैथड यूज़ किया जाता है। तो देयर आर वेरियस नंबर ऑफ टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड बाय मार्केटर्स, ताकि वो फ्यूचर को जो है थोड़ा सा प्रेडिक्ट करे, ताकि जो चेंजेस होने वाले हैं उनका कंपनी पर एडवर्सली अफेक्ट ना। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें कि जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट को जो हम स्कैन करते हैं, तो स्कैनिंग के व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस, स्कैनिंग से हमें क्या फायदा होगा एज अ फर्म। तो अगर एक मार्केटर मार्केटिंग एनवायरनमेंट का को स्कैन करता है, देन ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द अनस्टेटेड एंड रियल नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, जिसकी वजह से न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को मार्केटर जो है मार्केट में ला सकता है। एंड मोर ओवर जो कंपिटिटर्स के मूव्स हैं उनको भी एंटिसिपेट कर सकता है विद इन अ टाइम, विच कैन हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्लान वेरियस प्रोग्राम्स एंड स्ट्रैटेजीज, ताकि वो कंपटीशन को टैकल कर सके, यानी कंपटीटर से भिड़ सके। साथ ही साथ अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट को स्टडी करना भी इजी हो जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन का जो मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी है उसको प्रॉपरली क्रिएट कर सकता है, क्योंकि डिफरेंट अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को हम पहले ही एनालाइज कर लेंगे, तो मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी जो है फर्म के लिए बननी है उसको हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, विच कैन फर्दर हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर मेन गोल। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक ऑर्गेनाइजेशन खुद की सेल्फ एनालिसिस भी कर सकती है। हेयर वन अ मार्केटर इज एबल टू एनालाइज ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स क्या है और वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, और साथ ही साथ जो थ्रेट्स हैं दैट आर अवेलेबल टू देम, उनके बारे में भी वो पता लगा सकते हैं, विच कैन हेल्प देम टू बेटर फेस द कम्पिटिटिव वर्ल्ड। मतलब कि कंपटीशन को वो आसानी से फेस कर सकते हैं, जो डिफरेंट चेंजेस होने वाले हैं उनको भी वो डिफरेंट वेज से डिफरेंट तरीकों से फेस कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो स्कैनिंग से एक ऑर्गेनाइजेशन खुद की भी स्कैनिंग कर सकती है कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है और वो कैसे अपने स्ट्रेंथ्स को जो है यूटिलाइज कर सकती है, ताकि वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जो है ऑर्गेनाइजेशन में ला सके, ताकि जो मार्केटिंग का गोल है दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उसको वो फर्म इजीली अचीव कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। इज इट क्लियर? तो स्कैनिंग के डिफरेंट फायदे भी होते हैं, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ग्रोइंग रेलेवेंस ऑफ मार्केटिंग इन इंडिया। ग्रोइंग रेलेवेंस ऑफ मार्केटिंग इन इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडियन इकोनॉमी जो है एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो अगर प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया में अडॉप्ट किया जाए, इट कैन बिल्ड अ प्रोग्रेसिव नेशन ऑल्सो। अगर हम इंडिपेंडेंस से के बाद की बात करें, जब से 5 ईयर प्लान्स जो है वो आया है, जिसकी वजह से जो वेरियस रिस्ट्रिक्शंस हैं वो जो है ख़त्म हुई हैं ऑन द ट्रेड, ऑन द मार्केटिंग इन्वायरमेंट, ऑन द मार्केटिंग फर्म्स, तो जो इंडिया है उसकी जो परफॉर्मेंस है डे बाय डे इन एवरी फील्ड जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, चाहे वो हम कह सकें कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हो, चाहे वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग हो। नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैज बीन सेट अप टू मीट द डिजायर्ड नीड्स ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो इंडियन मार्केट है वो सेलर मार्केट भी है और बायर मार्केट भी है।
सेलर मार्केट में जो है हम ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ड्यू टू द एवर चेंजिंग मार्केटिंग सिचुएशन जो सेलर मार्केट है उसमें भी हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग की जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसकी वजह से जो सेलर मार्केट में है उसमें भी जो उसमें भी जो हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इंडिया में सेलर मार्केट हो चाहे बायर मार्केट हो, दोनों में ही मार्केटिंग जो है वो की जा रही है एट द वाइडर स्टेज। इसके अलावा अगर मल्टीनेशनल कंपनीज की बात की जाए तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो इंडियन कंज्यूमर मार्केट में एंटर हुई हैं, जिसकी वजह से जो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो अपने जो मार्केटिंग पॉलिसीज हैं, प्लान्स हैं रिगार्डिंग द सेल्स पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी और अदर रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, उनको जो है वो टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं, जिससे वो स्टिफ कंपटीशन दे रहे हैं टू द एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कंपनीज। अपार्ट फ्रॉम दिस न्यू कंसेप्ट जो है मार्केटिंग का, इट हैज बॉट सम रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन द थिंकिंग ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। मार्केटिंग मैनेजर जो है वो ये सोचने लगे हैं कि कंज्यूमर को की नीड्स को या डिजायर्स को किस तरीके से टैकल किया जाए और किस तरीके से हम उनको अच्छा प्रोडक्ट बनाकर दे सकते हैं। यानी वो अब किस कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं कि किस तरीके से कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए। अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होंगे। इस कंसेप्ट पर ध्यान दिया जाता है। इंडिया जो है वो बिग कंज्यूमर कंट्री है वर्ल्ड की। तो जो ग्रोथ है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की, इट हैज़ रिजल्टेड इन मैनी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स इन इंडिया। जैसे कि जो ग्रोथ है कंट्री की वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, इट बिकम्स बैलेंस्ड। एंड साथ ही साथ जो वेरियस रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें या हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें, उनका प्रॉपर और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो एक्सपोर्ट्स हैं कंट्री के वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। साथ ही साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। एंड मोर ओवर जो पर कैपिटा इनकम है वो भी इंक्रीज हो रही है, विच फर्दर इंक्रीजेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ पीपल। यानी वो जो कंज्यूमर्स हैं हमारे, दे स्टार्टिंग यूजिंग द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट वी कैन से। ठीक है, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रेज हो रहा है, साथ साथ पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज होने की वजह से यानी उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो एक्सपोर्ट्स हैं कंट्री के वो भी इंक्रीज हुए हैं। एक्सपोर्ट इंक्रीज होने की वजह से जो कंट्री में प्रॉफिट्स हैं यानी कंट्री के ऑटोमेटिकली प्रॉफिट्स भी क्या हुए, इंक्रीज हुए। इसके अलावा जो डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं, अगर हम बैंकिंग या इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, स्टोरेज फैसिलिटीज़ की या पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो इनमें भी हमें अपग्रेडेशन देखने को मिली है जब से हमने न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग जो है वो एक्सेप्ट किया है ऑर्गेनाइजेशंस में इन द इंडियन इकोनॉमी। इसके अलावा जो कंज्यूमर है अब वो अवेयर हो गया है कि उसको क्या चाहिए, उसकी नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, ही हैज बिकम अवेयर। एंड दिस इज ड्यू टू द राइजिंग लेवल ऑफ एजुकेशन। मतलब कि अब लोग क्या है जो है पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो पढ़ने लिखने की वजह से है, दे स्टार्टेड नोइंग देयर राइट्स, व्हाट आर देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। इसके अलावा जो कंज्यूमर है वो भी अवेयर हो गया है रिगार्डिंग इट्स राइट्स एंड ड्यूटीज। ही हैज़ फुल नॉलेज कि कौन सा प्रोडक्ट जो है कितने प्राइस तक अवेल हो सकता है, और उनकी जो इनकम है वो भी साथ साथ राइज हो रही है, जिसकी वजह से दे स्पेंड ह्यूज अमाउंट। तो ह्यूज अमाउंट वो तभी स्पेंड करेंगे अगर उनको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और इन सब चीज़ों के कारण, इन सब अचीवमेंट्स के कारण जो स्कोप है मार्केटिंग का वो भी क्या हो रहा है, डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, which ultimately have a positive effect on the nation as well as on the business firm. So that's all for today. See you in the next upload. Bye bye. Thank you so much.